फ्रेंड्स, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं जब हम 2020 को कहेंगे अलविदा। लेकिन उससे पहले बारी है आपके सामने प्रस्तुत करने की रिपोर्ट कार्ड सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीएमआई रिपोर्ट कार्ड 2020 सीरीज। और इस सीरीज में जो पहला रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने देने वाले हैं वो है सैमसंग का। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो हमारा रिपोर्ट कार्ड सीरीज है इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सेगमेंट रहेगा वो रहेगा नंबरों का खेल, जहां पर नंबरों का लेखा जोखा हम आपके सामने देंगे और उसके बाद बात करेंगे हिट्स एंड मिसेस उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे वो जो पर्टिकुलर ब्रांड जिसका हम आपको रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं उनकी बेस्ट डिवाइसेस कौन सी रही इस साल की, और साथ ही साथ आपसे शेयर करेंगे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, यानी कि आप 2021 में उस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नंबरों के खेल के साथ, लेकिन उससे पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर मीडियाटेक से। 5G सिर्फ स्मार्टफोन की दुनिया ही नहीं बदलेगा, बल्कि वो एंटरप्राइज इंडस्ट्री की भी दुनिया बदलेगा। 5G इनेबल करेगा एक पूरा इकोसिस्टम ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड करंट एक्सपीरियंसेस अराउंड अस। 5G एक्सलेट करेगा अडॉप्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ IoT टेक्नोलॉजीज, और वो ट्रांसफॉर्म करेगा की सेक्टर्स को एंड ड्राइव इंडस्ट्री एंड मार्केट ग्रोथ टू द नेक्स्ट लेवल। मीडियाटेक कंटिन्यू टू बी अ फ्रंट रनर इन द ग्लोबल 5G डोमेन, और हमारा 5G डायमेंसिटी सीरीज ऑफ चिपसेट ज़रूर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। विद आवर 5G डायमेंसिटी सीरीज ऑफ चिपसेट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग 5G एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, अगर नंबरों की बात करें तो 2020 में सैमसंग ने लॉन्च किए 21 मॉडल, और अगर उसकी तुलना 2019 के साथ करें तो वहां पर उन लोगों ने 24 मॉडल लॉन्च किए थे। और अगर इंक्लूड कर रहे हैं इन मॉडल्स के जितने भी वेरिएंट्स होते हैं, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB, ऐसे वेरिएंट्स मिला के कैलकुलेट कर लें तो सैमसंग ने इस साल लॉन्च किए हैं 35 फोन, और वहीं पिछले साल उन लोगों ने लॉन्च किए थे 38 फोन्स। और अगर अब बात कर लेते हैं रेयर कैमरा की, रेयर कैमरा में 48 मेगापिक्सल में इस साल सैमसंग ने 9 फोन लॉन्च किए, यानी कि 25% डिवाइसेस में आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा था। वहीं अगर 64 मेगापिक्सल की बात कर ले तो वहां पर उन लोगों ने लॉन्च किए 12 डिवाइसेस, और यानी कि 33%। और अगर इसकी तुलना हम लास्ट ईयर से कर लें तो इस साल काफी बड़ा जंप नजर आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर 64 मेगापिक्सल के खाली 2 डिवाइसेस लॉन्च हुए थे और 48 मेगापिक्सल के खाली 5 डिवाइसेस लॉन्च हुए थे। और वहीं अगर फ्रंट कैमरा की बात करें वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रही है। इस साल सैमसंग का पूरा फोकस 32 मेगापिक्सल कैमरा यूनिट पे था, क्योंकि इस साल उन लोगों ने 19 फोन, यानी कि 53% ऑफ द फोन जो उन लोगों ने इस साल लॉन्च किए उसमें आपको मिल रहा था 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और वहीं अगर पिछले साल की बात कर लें उस टाइम पे 10 मेगापिक्सल पे काफी ज्यादा फोकस था, जहां पर उन्हें 26% फोन जो लॉन्च किए थे उसमें आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था। और अगर डिस्प्ले की बात कर ले तो इस साल 6.1 इंच से लेके 6.9 इंच के बीच में फोकस था सैमसंग का, और उसमें उन लोगों ने लॉन्च किए 31 डिवाइसेस, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 87%। और जो छोटे साइज वाले डिवाइस होते हैं 5 से 5.5 इंच के स्क्रीन साइज के साथ, उनमें उन्होंने लॉन्च किए 4 डिवाइसेस, यानी कि 11%। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 2019 और 2020 के नंबर्स, इसमें डिस्प्ले में आपको कोई भी ज्यादा मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगी। अब रुक करते हैं रैम के ऊपर। तो अगर हम 3 रैम वेरिएंट सेलेक्ट कर लें, 4GB, 6GB, 8GB, अगर 2019 में सैमसंग ने बहुत ज्यादा फोकस किया था 4GB और 6GB रैम में, तो जहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट 21% डिवाइसेस लॉन्च किए थे 4GB और 6GB के ऊपर, तो इस साल उन लोगों का मेजर फोकस था 6GB और 8GB रैम साइज पे, यानी कि 6GB बेस्ड 11 डिवाइसेस लॉन्च किए गए और 8GB बेस्ड भी 11 डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि ऑलमोस्ट 32%, यानी कि कुल मिला के 63% डिवाइसेस लॉन्च किए गए थे 6 और 8GB रैम पे, यानी कि बड़ा फोकस था कि दमदार रैम देना है फोन में। वहीं अगर बैटरी की बात कर लें तो लास्ट ईयर 2019 में 4000 से लेके 5000 मिली एम्पियर बैटरी वाले फोन उन लोग ने 21 लॉन्च किए थे, यानी कि 55% डिवाइसेस। और यहां इस साल 2020 में वो नंबर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, और इस साल उन्होंने खाली 12 डिवाइसेस, यानी कि 33% डिवाइसेस ये 4 से 5000 मिली एम्पियर वाले बैटरी कैपेसिटी के साथ लेकर आए थे। सो फ्रेंड्स, नंबरों का खेल आपने देख लिया सैमसंग का, और अब बात करते हैं
हिट्स एंड मिसेस सैमसंग की 2020 की, और इससे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। तो नंदू और निमिष, हमने 2020 में एक एग्रेसिव रूप देखा है सैमसंग का, और खासकर अगर बात करें जो उन्होंने डिवाइसेस लॉन्च किए, तो जैसा कि हमने पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड में कहा था 2019 के, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा पुराना साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा या अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना है तो एक बार उस रिपोर्ट कार्ड को चेक कर लीजिए, लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। और उसमें जितनी बातें हमने अपने फाइनल वर्डिक्ट में कही थी कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है सैमसंग से, उनमें से ऑलमोस्ट 99% पूरी हुई है इस साल पे। सबसे पहले नंदू आपसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है इस साल सैमसंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा? इस साल मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि सैमसंग काफी एग्रेसिव हुआ है मिड सेगमेंट में। हमने पिछले साल डिस्कस किया था कि वन प्लस का एक थ्रेट जो सैमसंग के ऊपर था वो काफी सीरियस हो गया था, राइट। और वहां पे आई थिंक सैमसंग ने बहुत एग्रेसिव एक माइंडसेट के साथ 2020 को अप्रोच किया है और काफी इम्पैक्ट लेके आया है वहां पे। सैमसंग का M51 जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उस स्पेस में। पहले जहां पे आपको कोई पूछता था तो आप वन प्लस बोलते थे, अभी एकदम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आ गया है जिसमें एक या दो बहुत अच्छे यूएसपी है, जिसमें से एक बैटरी है। बहुत यू हैव एक मिड रेंज फोन है जिसमें सारे जो आप एक्सपेक्टेड फीचर्स है प्लस अ वेरी बिग बैटरी एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द साइज। सो आई थिंक सैमसंग का वो वाला जो उसमें फोकस था वो बहुत अच्छा है। और वैसे जो फ्लैगशिप्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें मेरे ख्याल से कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो काफी अच्छा काम किया है। राइट। सो निमिष, अगर देखें कि इस साल पे सैमसंग ने लगभग अराउंड 36 डिवाइसेस लॉन्च किए इन टोटल, सब ब्रांड्स मिला के, सब मॉडल्स मिला के, और लास्ट ईयर 38 के करीब की थी। तो ज्यादा कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं किया है कि डिवाइस का पोर्टफोलियो कम किया है या फिर बढ़ाया है। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस साल का उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रह सकता है? संदीप, सबसे बड़ी चीज मुझे लग रहा है सैमसंग का, अगर आपको याद होगा 2018 के अंत के आसपास उन्होंने M सीरीज लॉन्च की थी, दिसंबर 2018 में, अगर मेरी मेमोरी ठीक तरह से मुझको सर्व कर रही है। और उस समय कई लोगों ने, हम सब लोगों ने कहा था, जब ये सब चाइनीज प्लेयर्स आए थे, Xiaomi आया था, Realme आया थे, और एक मिड सेगमेंट में 15,000 के आसपास एस्टेब्लिश कर रहे थे अपने आप को। उस समय सैमसंग के पास उस सेगमेंट में कोई डिवाइस थी नहीं। आपको याद होगा J सीरीज नाम की एक डिवाइस हुआ करती थी, बहुत मार्जिनल दाम पे प्योरली फाइल करते थे, स्पेक्स होते नहीं थे। तो उसमें कई लोगों ने कहा था कि सैमसंग यहाँ कंपीट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे। और जहां तक मुझको याद है, नंदगोपाल ने शायद एक बार एक मीटिंग में कहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है कि जब ये मूव करेगी तो बहुत बड़ा मूव करेगी। और 2020 में उन्होंने वो बड़ा मूव किया। 2018 के अंत में शुरू किया था, M सीरीज 2019 में थोड़ा थोड़ा आ गई थी मार्केट में, चलिए 4-5 फोन आ गए। 2020 में सैमसंग ने ऑनलाइन जो प्ले किया है वो जबरदस्त किया। और ऑनलाइन में भारत में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो अगर आप सोचिए कंपटीशन में आपके खिलाफ कौन है। Xiaomi है जो ऑनलाइन में बहुत अच्छा है, और आपका Realme है वो भी ऑनलाइन में बहुत अच्छा है। सैमसंग ने इन दोनों को बहुत तगड़ी टक्कर दी है। और इस बार ऑफलाइन, ये हद है कि शायद ऑफलाइन से थोड़ा सा फोकस हिला है इनका, लेकिन ऑनलाइन इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है। और जैसे नंदगोपाल ने कहा, 10,000 से 25,000 के जो ब्लॉक में पहले होता था कि ठीक है, हम स्पेक्स जो देंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितने दूसरों के होंगे, क्योंकि आखिर हम लोग सैमसंग है, हमारे नाम भी कोई चीज होती है, नाम का हम लोग पैसा लेते हैं, जैसा कहा जाएगा बाजार में। इस बार वो स्पेक्स पे लड़ रहे हैं। वो सीधे आ रहे हैं, ठीक है हम आपको 15,000 पे एमोलेड डिस्प्ले देंगे, हम आपको 64 MP का कैमरा देंगे, हम आपको बड़ी बैटरी देंगे, हम आपको फास्ट चार्जिंग करेंगे, चलिए आइए। तो ये किया है सैमसंग ने इस साल, और इसके फायदे तो हुए हैं, जबरदस्त फायदे हुए हैं। इसमें अभी ऐसा है, हम तो सैमसंग है तो हम तो ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन हम स्पेक्स ऐसे दे रहे हैं और लास्ट में बोल रहे हैं नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एटीट्यूड चेंज हो गया है पूरा।
बिल्कुल। और वो राइट, दिख भी रहा था, ग्राउंड पे भी दिख रहा था और प्रोडक्ट बोल रहा था। और अगर मैं देखूं उनका पूरा का पूरा इस साल का सफर, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि इस बार सैमसंग काफी फोकस था, और फोकस होते होते भी उसने सेगमेंट्स सेलेक्ट कर लिए थे कि ऐसा नहीं होगा कि हम हर एक सेगमेंट में फोकस करेंगे। उन्हें चूज कर लिया कि 3 या 4 चीजें हैं, इनमें से हम 2 पे फोकस करेंगे, पहले इन पे अपना होल्ड अच्छा बनाएंगे, उसके बाद अगले सेगमेंट में घुसेंगे। तो उससे क्या होगा कि उनकी एनर्जी अच्छे से यूज होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिड सेगमेंट और हाई सेगमेंट में उनका काफी अच्छा फोकस था। हाई एंड में तो हमेशा ही फोकस रहता है, लेकिन मैं मिड एंड में फोकस दिख रहा था, क्लियर फोकस दिख रहा था। उसके अलावा जैसे कि निमिष ने पॉइंट छेड़ा कि उन लोगों ने इस साल अपनी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को काफी मजबूत करने की कोशिश की, जो उनकी दुखती रख थी। इसकी वजह से एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि इस साल सैमसंग ने वो किया जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था ऑनलाइन में। वो है कि एक फोन जो एफ सीरीज का बनाया है, वो पूरी मिलीजुली सरकार थी फ्लिपकार्ट के साथ। आप इस मूव को कैसा देखते हैं नंदू? पॉजिटिव मूव या फिर आप देखते हैं कि नेगेटिव मूव था? देखो, निमिष ने सही बोला कि ऑनलाइन में फोकस सैमसंग का काफी हेवी रहा है। बेचारे और करते भी क्या, राइट? 4 महीने तो पूरे सारे दुकान बंद थे। अभी भी मेरे ख्याल से हर ब्रांड का ब्रांड स्टोर्स आप देखोगे जो हाई एंड मॉल्स में है, वहां पे सिर्फ फुटफॉल नहीं है या फुटफॉल कम है, तो उसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत हाई है, राइट? सो मतलब जो पैंडेमिक सिचुएशन था उसने सैमसंग को फोकस करा दिया है, राइट? सैमसंग का जो स्ट्रेंथ था वो उसका ऑफलाइन था, राइट? और जब वो स्ट्रेंथ उनसे छीना गया कुछ महीने के लिए, उनको रीइन्वेंट करना पड़ा अपने आप को, और शायद उसमें उनको एक नई दिशा मिल गया है, राइट? आई थिंक वी हैव टू लुक एट इट दैट वे। तो फ्लिपकार्ट का भी हो, मतलब आप कोई भी देख लो, ये सारा वही है कि एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, राइट? जो एक कंपनी जो ऑनलाइन को ज्यादा भाव नहीं देता था, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? तो जैसे प्रिंट मीडिया, हम लोग प्रिंट मीडिया में अगर आप एक ऐसा प्रिंट मीडिया कंपनी हो जिसके पास वेबसाइट नहीं था, इस साल तो वेबसाइट बन ही क्या होगा आपका। मैं कहूंगा कि सैमसंग अगर फ्लैगशिप्स में देखा जाए संदीप, तो थोड़ा सा स्टैग्नेशन जिसे हम लोग कहते हैं वो थोड़ा सा आ गया है। आपको पता है, आपको शानदार एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। सैमसंग जैसे डिस्प्ले तो कोई बनाता नहीं है जनाब। आपको शानदार डिस्प्ले मिलेगा, आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, और आपको टिपिकल यूआई मिलेगा, हाई एंड परफॉर्मेंस मिलेगी। भारत में नोकझोंक होगी कि हमें एक्सिनोस प्रोसेसर वाला फ्लैगशिप क्यों दिया गया है, हमको स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर वाला फ्लैगशिप क्यों नहीं दिया गया है। ये झगड़ा होता है, इस साल भी हुआ। सबसे खास बात ये लग रही है संदीप कि मुझे कोई बहुत भयंकर वैल्यू एड ऑन नहीं लग रहा है। जैसे अगर आपने नोट 10 लिया है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर मैं नोट 20 लूंगा तो मुझको इतनी बड़ी चीज मिल जाएगी। अगर एक्चुअली आप देखिए भी तो फ्लैगशिप रेंज में, चाहे आप S20 में देखिए या नोट 20 में देखिए इस साल, तो सैमसंग ने जो चेंजेस किए वो डिजाइन की पर्सपेक्टिव में बहुत किया। अगर आपको याद है, उन्होंने एक नए टाइप का प्लास्टिक पीछे लगाने की कोशिश किया, हाई एंड में ग्लास जो था वो अलग तरह के लगाने की कोशिश की, तो डिजाइन में चेंज उन्होंने काफी करने की कोशिश की थी। S20 अल्ट्रा में उन्होंने कोशिश की थी 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा लगाने की, लेकिन वहां थोड़े ऑटो फोकस इश्यूज आए थे। वो थोड़ा सा, अगर मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी है निराशाजनक चीजों के बारे में बात करने के सैमसंग की, लेकिन मुझे लग रहा है कैमरे के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा हिल गए थे वो लोग। लेकिन बाकी सब अच्छा फोन है, बढ़िया फोन है। लेकिन जनाब पिछले साल का फोन भी अच्छा फोन था, बढ़िया फोन था। राइट, बिल्कुल। और रवि, जैसे आपने कैमरा की बात छेड़ी थी, तो जी हाँ, बिल्कुल इस साल कैमरा पे काफी फोकस किया था। जो पहले के अगर साल देखे जाए तो जैसे 48 मेगापिक्सल पे ज्यादा फोकस करते थे, इस साल पे उन लोगों ने 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल पे ज्यादा फोकस किया। उस पर बहुत सारे डिवाइसेस लाए, यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है। और नंदू, इससे अगला सवाल ये भी उठता है कि अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादातर देखते हैं कि फोन में कैमरा कैसा है, बैटरी कैसा है और डिस्प्ले क्या मिल रहा है। प्रोसेसर पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 3 चीजें पहले देखते हैं। तो आपको लगता है सैमसंग ये चीज अच्छे से समझ गया था, क्योंकि इस साल के अगर नंबर्स देखें, इन्हीं 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस था। देखो, ये एक फंक्शन है आपका ऑनलाइन फोकस बनने का, राइट? आप ऑनलाइन में आप सामान कैसे खरीदते हो? आप कंपेयर करके खरीदते हो। आप किसी भी साइट में जाओगे, आपको 2 कॉलम में, मतलब आप जो फोन आप देख रहे हो और किसी के साथ कंपेयर करते हो, राइट? तो आप उसमें नंबर देखते हो, एक का 1000 है, एक का 1100 है, एक का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है, 16 है,
राइट, तो नंबर गेम है, तो आपको नंबर बड़ा ही दिखाना है। बिल्कुल। राइट, वो 56 इंच वाली बात आ जाती है कि 36 के साथ 56, राइट। तो वो मेगापिक्सल गेम में वही मतलब तो सैमसंग तो कर ही सकता है ना हर चीज में। आप डिस्प्ले का पिक्सल ये देख लो, पीपीआई देख लो, या कैमरा का मेगापिक्सल देख लो, प्रोसेसर का स्पीड देख लो, किसी भी चीज में सैमसंग आपको नंबर बेटर दे ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही गेम खेला है सैमसंग ने इस साल। इस साल के मिसेस क्या रहे सैमसंग के? जो मेरे ध्यान में सबसे पहला मिस आता है कि इस साल बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ऑफलाइन पे फोकस नहीं कर पाए, लेकिन ये एक थोड़ी सी दुखती रग बनी सैमसंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमेशा से सैमसंग की कोर स्ट्रेंथ रही है, हिंदुस्तान में नोकिया के बाद किसी भी ब्रांड ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो सबसे मजबूत किया था वो था सैमसंग। वो लोग थोड़े निराश होते नजर आए। उनको लग रहा था कि जिस समय उनको ब्रांड की जरूरत थी कि ब्रांड उन्हें सपोर्ट करे डिवाइसेस देके, सैमसंग उन तक डिवाइसेस पहुंचा नहीं पा रहा था। क्या आपको लगता है कि ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा सैमसंग के लिए साल का? देखो, ये पैंडेमिक सिचुएशन में अगर कोई डीलर को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे तक क्यों पहुंचा नहीं पा रहा है, तो वो थोड़ा गलत होगा मेरे ख्याल से सोचना। बिकॉज कोई भी कंपनी दुनिया में कहीं भी नहीं है जिसको इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हर जगह सप्लाई चेन अफेक्टेड है, राइट। अगर उसके ऊपर अगर सोच के बैठे हैं तो मुझे वो लॉजिकल नहीं देगा। और वैसे भी आपको डिवाइस पहुंचा के तो कस्टमर तो आप तक नहीं पहुंच पा रहे ना, ये भी तो एक इश्यू है। आप डिवाइस लेके क्या करोगे, या आप भी ऑनलाइन बेचोगे? तो ये तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है, मतलब। सो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि देखो, नोकिया का ऑफलाइन डीलरशिप के ऊपर सैमसंग ने कैपिटलाइज किया है। अगर इस टाइम पे सैमसंग लगता है कि ऑफलाइन से थोड़ा फोकस हटा रहा है, कोई और आके कैपिटलाइज नहीं करने वाला, बिकॉज ऑफलाइन से ही मतलब कस्टमर का वो एक कनेक्ट मिस हो गया है। और जैसे हमें सुनाई दे रहा है 6-7 महीने तक तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो वो थोड़ा आई डोंट नो कि वो एक्चुअली एक वैलिड पॉइंट है कि नहीं। राइट। तो इसके अलावा निमिष, आपको क्या लगता है कि उनकी दुखती रग क्या रही है इस साल की सैमसंग की? संदीप, ऐसा कोई खास मिसस्टेप लिया नहीं है वैसे। ऑफलाइन में काफी नोटेबल बात यह है कि शायद पहली बार किसी और कंपनी ने सैमसंग को ऑफलाइन में नंबर 1 की पोजीशन से हटाया है। शायद आईडीसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑफलाइन सबसे स्ट्रांग इस समय वीवो है। जो अगर आप सोचें कि सैमसंग कितनी बड़ी ऑफलाइन प्रेजेंस थी, तो काफी हतप्रभ करने वाली बात है। लेकिन जैसे नंदगोपाल ने कहा कि हाँ, सिचुएशन अलग हो रही थी, उनको फोकस ऑनलाइन पे करना था। वीवो, अगर आप ध्यान दीजिएगा जब हम वीवो डिस्कस करेंगे, वीवो ने उतना ऑनलाइन पे फोकस नहीं किया। तो अपने अपने इक्वेशंस होते हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात की जाएगी। अगर हम देखें प्योरली सैमसंग से कौन सी मिसस्टेप हुई है इस साल, कौन सी चीजें गड़बड़ाई हैं, मुझे ऐसा कोई माइनस पॉइंट लग नहीं रहा है। हाँ, फ्लैगशिप्स पे शायद वो जितना इंप्रूव कर सकते थे या जितना उन्होंने आशा की थी, क्योंकि मुझे याद है S20 अल्ट्रा जब आया था तो आईफोन 12 प्रो मैक्स की जैसे हाइप जो अभी बनी है, वैसे हाइप बनाने की उन्होंने कोशिश की थी कि बड़ा फोन है, हाँ थोड़ा भारी फोन है, लेकिन इसमें जबरदस्त कैमरे हैं और जबरदस्त डिस्प्ले है। और उसके बाद उनके पास थोड़े से ऑटो फोकस इश्यूज उसमें आए थे। तो मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी एक मिस्टेप थी। और एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है सैमसंग के बारे में सर, वो है कि वो एकाएक साल के अंत की तरफ एकाएक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में घुसने लगे थे। तो एकाएक, आपको याद होगा, एकाएक 2 महीने में 3 या 4 टैबलेट आ गई थी उनकी टैबलेट्स आ गई थी, और उनके बड्स आ गए थे जो बहुत, हम लोग TWS के बारे में बात करेंगे तो उनके बड्स आए थे जो काफी अच्छे थे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, जो एक बहुत शार्प फोकस शुरू में लगा था सितंबर के आसपास तक के, ठीक है एम सीरीज जा रही है, डोमिनेट कर रही है, फ्लैगशिप लॉन्च हो गई, अंत में थोड़ा सा फोकस हिला था। और हाँ, अब कहना काफी आयरॉनिकल है एक तरह से देखिए तो, उनकी पोजीशन थोड़ी शाओमी जैसी होती जा रही है कि मिड सेगमेंट के बादशाह हो गए हैं, लेकिन हाई एंड पे लोग कहते हैं जनाब इतना पैसा क्यों देंगे, क्योंकि पिछले साल की तरह ही तो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है एक जो मिसिंग पॉइंट रहा था, लेकिन वो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट में बोला था कि इस साल उन लोगों ने अपने फोकस एरियाज डिफाइन कर दिए थे कि हम इन 2 सेगमेंट पे काम करेंगे, लेकिन इस चक्कर में जो कैजुअलिटी हुई है वो हुई है एंट्री लेवल और स्टार्टिंग लेवल सेगमेंट की। वहां पर सैमसंग का कोई भी दमदार प्रोडक्ट नहीं आया है। और
उन लोग ने वन प्लस को तो चुनौती काफी दी, लेकिन जो 10 से 12 हजार वाला सेगमेंट है जहां पर इस टाइम पे रियलमी और Xiaomi है, वो वहां पर थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आए। तो फ्रेंड्स, ये था हिट्स एंड मिस सेक्शन। अब रुक करते हैं अगले सेक्शन का, जहां पर हम बात करेंगे कि इस साल की सैमसंग की कौन कौन सी डिवाइसेस थी जिनने मचाया धमाल। लेकिन उससे पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर इंडस ओएस की तरफ से। हम लाए हैं भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार, जिसे उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश और 12 भारतीय भाषाओं में। उपभोक्ता इंडस ऐप बाजार से बिना ईमेल एड्रेस के रजिस्टर किए भी इस ऐप स्टोर को यूज़ कर सकते हैं। अपने मनपसंद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को समझकर सबसे उचित ऐप्स दिखाते हैं। तो बनिए वोकल फॉर लोकल और इस्तेमाल करें भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार। सो फ्रेंड्स, ये वाला सेगमेंट है जिसका शायद आप में से बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सैमसंग की कौन कौन सी डिवाइसेस थे जिनने इस साल पे धमाल मचाया। नंदू, टॉप एंड में सबसे अच्छी डिवाइस आपको कौन सी लगी सैमसंग की तरफ से? थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि फोल्ड का नया वर्जन है, फोल्ड 2, वो भी काफी अच्छा था, मतलब बेटर हो गया पहले से ऑफ कोर्स। बट मैं तो बोलूंगा नोट 20 अल्ट्रा, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फ्लैगशिप को लो तो नोट सीरीज आगे है, और एक एस पेन के उतना डिस्टेंस है बाकी फोन्स के साथ। राइट राइट। और फ्रेंड्स, अगर मिड सेगमेंट की बात कर ले तो मुझे यहां पर लग रहा था कि M51 ने काफी सॉलिड धमाल मचाया। प्रोडक्ट में वो सब चीजें थी जो कंज्यूमर एक मिड एंड स्मार्टफोन में मांगता है, और खासकर जो उसकी बैटरी जो 7000 दे दी, उसमें 7000 मिली एम्पियर की बैटरी, उसने तो सच में ही बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया। निमिष, अगर मिड एंड सेगमेंट की, यानी कि ये 25,000 से कम वाले सेगमेंट की बात करें, आपको क्या लगता है कि कौन सा फोन उनका ने धमाल मचाया? संदीप, M31, मैं तो M31 कहूंगा, क्योंकि वही गुण वही थे। M51 को देखा जाए तो एक तरह से बड़ा M31 था, और M51 में Qualcomm भी ले आए थे, लेकिन वरना अगर देखिए तो M31 सॉलिड फोन था। एमोलेड डिस्प्ले आ गया, और अच्छी क्वालिटी का एमोलेड डिस्प्ले, क्योंकि शुरू में जो आए थे 15,000 तो 12,000 के आसपास जो एमोलेड आए थे, लोग कहते थोड़ा सा डल टाइप का एमोलेड है, उतना अच्छा एमोलेड नहीं है। ये काफी चमकीला शानदार सैमसंग का एमोलेड था। कैमरे अच्छे थे, बड़ी बैटरी थी, फास्ट चार्जिंग थी। एक और वैसे फोन की मैं मेंशन करना चाहूंगा जिसको मैंने वीकनेस में डाला था, वो S20 अल्ट्रा। पोटेंशियली वो फोन सही था अपनी जगह पे, अगर देखा जाए। वो बड़ा, उन्होंने क्योंकि प्राइमरी सेंसर तो बड़ा रखा ही रखा, उन्होंने सेकेंडरी सेंसर भी रखा था, 48 मेगापिक्सल्स का रखा था। तो अल्ट्रा वाइड शॉट्स जो उससे आ रहे थे वो बढ़िया आ रहे थे। वो बस ऑटो फोकस का इश्यू था, वरना पोटेंशियली देखा जाए तो एक तरह से आईफोन 12 प्रो मैक्स ये एंड्रॉइड का बन सकता था, लेकिन हायरी किस्मत। राइट। सो हमने टॉप 3 फोन्स की तो बात कर ही ली। कंसोलेशन प्राइस देना है किसी फोन्स को, वो कौन से हो सकते हैं लिस्ट में, निमिष? कंसोलेशन प्राइस अगर देखना है तो मैं तो ये बहुत तगड़ा सवाल है संदीप। मुझे लगता है कि नोट 10 लाइट इसमें थोड़ा सा धमाल कर सकता है। संदीप, एक्चुअली हम लोगों को ये दोनों फोन जो थे साल के शुरू में देखा जाए, नोट 10 लाइट था और गैलेक्सी S10 लाइट था जी। ये शुरू में मुझे लग रहा है जनवरी से मार्च के बीच में जो सेगमेंट था, एक्चुअली इन लोगों ने कुछ एनालिस्ट के अनुसार OnePlus से ज्यादा इनकी सेल हुई थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। और इससे सैमसंग के वो जो एक लाइट फोन की जो बात होती थी, जो पहले वो लोग नहीं करते थे कि ठीक है हमारा एक प्लस होता है और एक अल्ट्रा होता है, उसकी जगह लाइट का एक डिमेंशन भी ऐड किया था। तो जी हाँ, ये डेफिनेटली थे। मैं कहूंगा S20 FE को भी हम लोग को याद करना चाहिए, क्योंकि S20 के कई गुण एक ज्यादा किफायती फोन में, कंपैरेटिवली किफायती, 50,000 देख लीजिए, लेकिन तब S20 जो है वो असली वाला भी काफी ज्यादा दाम है, वो भी उसमें आए थे। तो मैं नोट 10 लाइट को कहूंगा, क्योंकि जनाब 35,000 में आपको S Pen मिल रही थी। नंद गोपाल ने अभी आपको बताया सबसे अलग फोन, एक S Pen आगे सबसे। बिल्कुल। नंदू, आप कोई फोन ऐड करना चाहेंगे कंसोलेशन प्राइस की लिस्ट में, या आप सहमत हैं जो मैंने और निमिष ने कहा? हाँ, सो सैमसंग का जो फ्लिप फोन है, Z Flip, जी। वो भी कंसिडर करने वाला फोन है। मुझे वो फोल्ड से ज्यादा प्रैक्टिकल मॉडल दिखता है। राइट, वो शायद बिकॉज फोल्ड में एक तो बड़ा स्क्रीन, वो सबको चाहिए नहीं होता है।
राइट, तो आप टैबलेट ही ना ले लें। सो वो मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा प्रैक्टिकल फोन है, जो एक फोन जिसको फोल्ड करके आप अपने पॉकेट में डाल सकते हो। तो वो आप हो सकता है कि आगे जाके अगर फोल्डेबल डिवाइसेस कभी पॉपुलर होगा तो ये वाला फॉर्म फैक्टर ज्यादा पॉपुलर होने का चांस है। राइट राइट। सो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है फाइनल चीज की, जिसमें हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट सैमसंग के लिए। नंदू, आपको क्या लगता है 2021 में कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैमसंग से? 2021 बहुत अलग साल होगा। 2020 में जो हुआ उसका बहुत सारा प्लानिंग जो है वो 2019 में ही हो गया होगा, लेकिन 2020 में जो हुआ उसकी वजह से 2021 का थिंकिंग काफी चेंज हो गया होगा। जैसे आपने कहा कि 30 के ऊपर फोन्स लॉन्च किए हैं, क्या अगले साल इतने फोन्स आएंगे? क्या अगले साल इतने फोन्स की जरूरत होगा दुनिया को? राइट, ये सब थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि काफी कुछ चेंज हो गया है। राइट, मैं कॉलकॉम के प्रेसिडेंट से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि अभी सारा कुछ एक स्टेप आगे चल रहा है, मतलब सारे लोग अपग्रेड कर रहे हैं, सारे लोग सो फीचर फोन लेने जो मतलब एंट्री लेवल फोन लेने वाले लोग प्राइमरीली वो है जो फीचर फोन छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी फीचर फोन से अपना काम नहीं हो पा रहा है, बच्चों का ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है। राइट, सो शायद वो लोग सैमसंग नहीं लेंगे, उनको सबसे चीज सस्ता स्मार्टफोन चाहिए होगा। राइट, सो वहां पे सैमसंग को कॉम्पीट करना शायद मुश्किल हो जाए। तो हो सकता है कि सैमसंग उस पर कम फोकस करे, जैसे इस साल भी किया था, और ज्यादा मतलब ऊपर की तरफ देखना शुरू करें। कुछ कंसोलिडेशन भी आ सकता है 1-2 साल के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बुके रखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा अगले साल, है ना, बिकॉज लोगों अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया है। राइट, लोग घर के अंदर है, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि आपका फोन का वेयर एंड टेयर कम होता है। राइट, जो लोग एक साल में फोन चेंज करते थे वो शायद एक साल स्किप करेगा, तो अगले साल के रिफ्रेश साइकिल भी मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि शायद कम होगा। तो ये सब देख के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे ब्रांड्स जो है थोड़ा अपना हाथ टाइट करेंगे 2021 के लिए, और हॉलिडे सीजन की तरफ टुवर्ड्स द एंड अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए, सारे लोग वैक्सीनेट हो जाए और केसेस कम होना शुरू हो जाए, तब जाके हो सकता है कि वो थोड़ा अपना कार्ड्स खोलेंगे। और मुझे लगता है कि 2021 में, जैसे नंदगोपाल राजन कह रहे थे कि कंसोलिडेशन देखेगी, मुझे भी लग रहा है कि जो फोन्स के प्राइसिंग है, जो पहले 2019 में ज्यादातर हमें दिखी थी कि 1-1 हजार के डिफरेंस से बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स आते थे, वेरिएंट्स आते थे, वो थोड़े कम हो जाएंगे। मतलब वेरिएंट्स रहेंगे 4 GB 6 GB 8 GB वो रहेंगे, लेकिन जो प्राइमरी मॉडल्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। और सेकेंडली मुझे लग रहा है कि अगर 2020 में इन लोग ने वन प्लस को टक्कर दी है, 2021 के मिड तक आप देखेंगे ये लोग कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जहां पर ये रियलमी और Xiaomi को टक्कर देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा निमिष, आपको क्या लगता है कि 2021 में हम लोग सैमसंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गैलेक्सी एम नोट गैलेक्सी एम नोट संदीप, कई लोगों से सुना है, लेकिन एम सीरीज, जैसे रामगोपाल ने कहा, डिस्पोजेबल इनकम्स कम हो रही हैं, और शायद पोर्टफोलियो जितना बड़ा होता था उतना शायद अब लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग इतनी जल्दी फोन चेंज नहीं कर रहे और समीकरण भी बदल रहे हैं। जैसे पहले आप बड़ी बैटरी चाहते थे, अब आप घर पे हैं तो बड़ी बैटरी अच्छी चीज है, लेकिन अगर बड़ी बैटरी नहीं भी है तो उतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि भाई आप घर पे आप कभी भी चार्ज कर सकते हैं फोन। तो ये समीकरण धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कैमराज इसलिए इतने इंप्रूव नहीं हो रहे क्योंकि ज्यादातर लोग घर पे कितनी फोटोग्राफी आप करिएगा, वो सब है। लेकिन हाँ, गैलेक्सी एम नोट पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फोल्डेबल्स पे टू बी वेरी ऑनेस्ट पे इस साल को ज्यादा रेडिकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सैमसंग से सबसे बड़ी आशा मेरी ये है कि मुझे लग रहा है ये लोग, आपने जैसे कहा, Xiaomi और Realme को चैलेंज करेंगे 10 से 15 हजार के बीच में। कैसे करेंगे, किस डिवाइस के साथ करेंगे, ये देखना पड़ेगा, और नजर खुली रखिए, क्योंकि उनका जो UI है, वन UI है, उसमें भी चेंजेस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आज के इस रिपोर्ट कार्ड में जो सैमसंग का था 2020 का रिपोर्ट कार्ड, वो उसमें बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जहां पर हम आपको अगला रिपोर्ट कार्ड देंगे। अब बता ही देते हैं आपको अगला रिपोर्ट कार्ड किसका आने वाला है। अगला रिपोर्ट कार्ड आने वाला है एप्पल का। तो मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत।